जब आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हो तो क्या कभी आपने ये देखा है कि जब बस वाला गाड़ी को लेफ्ट में घुमाता है तो आप राइट की तरफ क्यों गिर जाते हो? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब उड़ता हुआ कबूतर आसमान से पॉटी करता है तो उसकी पॉटी नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? क्या आपने कभी ये सोचा है कि चाँद हमेशा धरती के आजू-बाजू ही गोल क्यों घूमता है? वो कहीं और क्यों नहीं चला जाता? आजू-बाजू इधर-उधर कहीं क्यों नहीं गिर जाता? वो धरती के अंदर ही आके क्यों नहीं गिर जाता? क्यों वो हमेशा अपनी दूरी बनाए रखता है और उसके आजू-बाजू हमेशा 365 डेज़ या 366 डे हमेशा उसके गोल-गोल ही क्यों घूमता है? अगर आपने ये सब कुछ नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, अभी सोचिए और इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएगी इस वीडियो में ही। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल स्कोर बॉक्स पे और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रेविटी हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करती है और ग्रेविटी के रिलेटेड कुछ मज़ेदार टॉपिक। तो केपलर का जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड या सन के आजू-बाजू रिवॉल्व करता है एंड वो जो पाथ पे रिवॉल्व करता है वो पाथ एक एलिप्टिकल शेप में है एंड सन हमारा सेंटर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड लॉ पे। चलो देखते हैं सेकंड लॉ क्या है। तो सेकंड लॉ जो है वो कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि अगर कोई प्लैनेट है जो बी से ए तक ट्रैवल करता है तो जितना टाइम अगर इक्वल टाइम लगाता है तो जितना एरिया वो स्वीप करेगा उतना ही एरिया अगर उतने ही टाइम में कोई और जगह से अगर ट्रैवल करेगा तो दोनों एरिया सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी में जो एरिया कवर होता है एंड सी टू डी के बीच में जो एरिया कवर होता है वो दोनों एरिया इक्वल है अगर वो कोई प्लैनेट उसे एक दिन में ट्रैवल करे तो। वैसे केपलर्स के लॉ बहुत छोटे छोटे हैं एंड इजी इजी, इसलिए हम शॉर्ट में फटाफट ख़त्म कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे लॉ पे एंड देखते हैं तीसरा लॉ क्या है। तो जो तीसरा लॉ है वो ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि जो टाइम पीरियड है कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करने में जितना टाइम लगाता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके बीच के डिस्टेंस का क्यूब। या एंड ये वैल्यू जो होती है ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि केपलर ने न्यूटन से पहले ही लॉ फाइंड कर लिए थे, बट वो टाइम पे उनके पास इतने प्रूफ नहीं थे तो वो अपने लॉ को प्रूव नहीं कर पाए परफेक्टली। उसके बाद जब 2 सेंचुरी के बाद जब न्यूटन आए कुछ टाइम के बाद तो सर आइजैक न्यूटन ने अपने लॉ बनाए, थियरीज बनाई एंड केपलर के लॉ के हेल्प से ही उन्होंने उन फार्मूला अपने फार्मूलाज को डिराइव किया। सो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आप अच्छे से पढ़िएगा एंड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले अगले टॉपिक पे जो है न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट आए तो आप मेरे व्हाट्सएप की लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जो स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, जहाँ हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे एंड आपको ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे एंड किसी क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा कभी भी लगे कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन ज़रूर हो जाइए। कतई मतलब सियापा के बिना भैया हद होती है यार, हमारे न्यूटन बाबा ने तो वो हद भी पार कर दी। एक दिन क्या होता है कि एक किसी सेब के झाड़ के नीचे बैठते और इनके ऊपर गलती से सेब मतलब एप्पल एप्पल गिर जाता है इनके ऊपर।
अब ये सोचने लगते हैं कि ये एप्पल जो है नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड क्या। ना भैया ना, मतलब कतई सियप्पा जो है ना या ख़त्म नहीं होता। अब इन्होंने उसके ऊपर एक लॉ भी बना दिया। अब इनका जो लॉ है वो कहता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम भी दे दिया कतई, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके ऊपर से उसका फॉर्मूला भी बना दिया। चलो यार कोई नहीं, फॉर्मूला देख लेते हैं। अब जो फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी भी एक वैल्यू है जिसकी जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ पे एम वन एंड एम टू मास है, कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट रहेंगे उनका मास। यहाँ पे सपोज हम एग्जाम्पल में अर्थ एंड मून ले लेते हैं, एंड जो आर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, मतलब इफेक्टनेस उसकी कम होगी। एंड उनके दोनों का मास का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, और मास अगर कम है, भैया लॉजिक की बात है, सिंपल सी चीज़ है, आप समझो इसको। अब ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियरली समझने के लिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वो एप्पल वाला ही एग्जांपल लेते हैं। एक अर्थ है, एक ही अर्थ है और मून है उसका, जो हमारा प्यारा सा चांद बाबा है, और एक एप्पल है। एप्पल एप्पल सेव। अब क्या होता है कि ये एप्पल जब टूटता है तो अर्थ भी इस एप्पल को अपनी तरफ खींचेगा, एप्पल जो है अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, एंड वही एप्पल मून को भी अपनी तरफ खींचेगा, एंड मून जो है एप्पल को भी अपनी तरफ खींचेगा। बट मास यहाँ पे अर्थ का सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट अर्थ को मिल जाता है। सेकेंड चीज़, दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्पल के एंड अर्थ के बहुत कम है, एंड वही एप्पल एंड मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा इन्फिनाइट डिस्टेंस है। इसलिए जो एप्पल जो है अर्थ की तरफ गिरता है, ना कि मून की तरफ जाता है, ना कि राइट लेफ्ट जाता है, ना कि किसी चिड़िया के पेट में जाता है, और ना ही किसी के घर में जाता है सिंपल सी बात है। अब हमने ये तो समझ लिया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, और एप्पल जो है ऊपर से नीचे ये क्यों गिरता है, और बाकी की सारी चीज़ें जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है। बट अभी एप्पल जब टूट के नीचे गिरा तो उसकी स्पीड क्या थी, मतलब आपने फेंका तो नहीं ना उसे, तो उसकी स्पीड क्या थी। यहाँ पे एक्चुअली स्पीड नहीं होगी बट की एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेक्टर है, लाइक डायरेक्शन है, उसे नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल हो रहा है, एंड एक वेलोसिटी है जो चेंज हो रही है हर सेकंड पे, एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड इज़ नथिंग बट वी कॉल्ड एक्सेलरेशन। एंड ये चीज़ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ये वैल्यू कैसी आई है, इसका डेरिवेशन मैंने आपके सामने रख दिया, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी इसका खींच सकते हो। और ये क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड में पूछा भी जाता है, सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लेट्स सी ये वैल्यू जो है ये चेंज किस किस कारण से होती है। देर आर सेवरल रीजन्स ड्यू टू विच वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। अब उसमें से सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि इट चेंजेस अलॉन्ग विद द सरफेस। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बंदा अगर वो इक्वेटर पे है तो उसके ऊपर जो जी की वैल्यू होगी, एक्ट कर रही होगी ग्रेविटी, वो उसकी वैल्यू कुछ 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। बट वही एट अ सेम टाइम, वही समय पे, वही वक्त पे अगर कोई बंदा नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी उसकी वैल्यू कुछ 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। सो दैट इज़ द फंडा। लेट्स मूव टू द सेकेंड रीज़न। तो हमारा भैया सेकेंड रीज़न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो ग्रेविटी के अब सेकेंड रीज़न को समझने के लिए चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में लेते हैं एक बावड़ा लड़का, तुम्हारे जैसा नहीं, मेरे जैसा बावड़ा समझिए उसको।
उसने सोचा कि अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी या कम हो जाएगी तो वो हवा में उड़ने लगेगा, लाइक आसमान में, उस स्पेस में। तो मुझ जैसा वो बावड़ा लड़का सोचा कि चलो अब मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके देखता हूँ, क्या पता ग्रेविटी कम हो जाए। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं गिरता, क्योंकि वहाँ पे भी ग्रेविटी की जो वैल्यू है उस पे एक्ट करेगी वो एक्सेलरेशन, वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। कम से कम ग्रेविटी की वैल्यू चेंज करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा, मिनिमम 200 किलोमीटर के आसपास आपको जाना पड़ेगा, तब जाके शायद जी की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाए। अब यहाँ पे एक चार्ट शो कर रहा हूँ मैं आपको, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है जब आप अर्थ के सरफेस से कुछ ज़्यादा ऊपर जाते हैं। अब हमने ना पहले दो रीजंस तो देख लिए कि क्यों और कैसे इनके कारण ग्रेविटी की वैल्यू या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। अब हम तीसरे रीज़न को भी देख लेते हैं। अब तो जो तीसरा रीज़न है वो है कि इट चेंजेस विद द डेप्थ। हाँ, मतलब गहराई से बढ़ने से इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो लाइक अगर आप अर्थ के अंदर जाओगे ना, ऊपर से अंदर खोद खोद के ज़मीन ज़मीन खोद खोद के अगर आप अंदर जाओगे ना, तो इसकी वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे अर्थ के, तो इसकी वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगी। अब इसका भी रीज़न है। अब इसका जो रीज़न है हम ज़्यादा माथा पे ना जोर नहीं देते हैं, सिंपल सा रीज़न है, तो फटाफट देख लेते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आप जैसे-जैसे अंदर जाओगे तो इसका रेडियस जो है छोटा होता जाएगा अर्थ का, एंड जैसे-जैसे अर्थ का रेडियस छोटा होता जाएगा उसकी मास की वैल्यू जो है वो भी छोटी होती जाएगी, एंड इसी के कारण हमारी जो जी की वैल्यू आएगी वो कम होते जाएगी। सो ज़्यादा माथे पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ एंड आपको डिटेल में समझाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ये भी करने के लिए रेडी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के लिए। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। ईजी है एंड छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वेट के टॉपिक को भी इंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो में। तो एक्चुअली जब आप वेट वेट करते हो, हाँ हाँ, मतलब वज़न को जब आप अपने वज़न करते हो, अपने बॉडी का जो वज़न है वज़न करते हो, तो एक्चुअली वो वज़न वज़न नहीं होता। वेट का जो फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब कि मास क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन योर बॉडी, मतलब कितना मैटर आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, प्लस एक्सीलरेशन। जो जी की वैल्यू होगी, आप जिस जगह पे हो, लाइक इक्वेटर पे हो तो जी की वैल्यू उस पर एक्ट करेगी, वो है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पोल्स पे चले गए तो 9.832। तो बेसिकली यही रीज़न है कि क्यों आपका वेट जो है इक्वेटर पे हो जब होते हो तो कम होता है, एंड जब आप पोल पे जाते हो, पोल्स पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो वहाँ पे आपके वेट की वैल्यू बढ़ जाती है। सो जो मैटर है वो कांस्टेंट है, फिर चाहे आप इक्वेटर पे हो, नॉर्थ पोल पे हो, साउथ पोल पे हो, या मून पे रहोगे, या उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता। मैटर विल ऑलवेज रिमेन सेम, मास सॉरी आई मीन मास विल ऑलवेज रिमेन सेम, बट जो जी की वैल्यू है वो कम होती है, उसके कारण आपका वेट बॉडी का भी कम या ज़्यादा होता है। एंड वेट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ना कि खाली किलोग्राम। जो कि आप वेट कैलकुलेट करते हो तो आप कहते हो मेरा वेट 50 केजी है, 60 केजी, तो केजी नहीं, उसकी जगह न्यूटन यूज़ किया गया। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओह सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक पे सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड पहले सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल है, कुछ नहीं कि एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा हो या सेंटर की तरफ जा रहा हो, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
एग्जाम्पल लेके इसको समझते अच्छे से। सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, या फिर कोई भी प्लेनेट अर्थ या मार्स या वीनस या जुपिटर एक्सेट्रा वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं, लाइक दे आर बॉन्डेड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। तो आप कहोगे कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है बॉडी को या एक्ट करता है सेंटर की तरफ, तो कोई भी प्लेनेट सन के अंदर या सन की तरफ क्यों नहीं जाता, वो डिस्टेंस क्यों मेंटेन किए हुए और वही ऑर्बिट पे या वही पाथ पे क्यों रिवॉल्व करता है? तो इसका रीज़न ये है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इतना मैक्सिमम नहीं है या मिनिमम नहीं है कि वो किसी भी प्लेनेट को अपने अंदर खींच ले या अपनी तरफ खींच ले। हाँ, बट वो इतना ज़रूर मैक्सिमम है कि वो किसी भी प्लेनेट को अपने बॉन्ड में या अपने पाथ में उसको लाइक बॉन्ड करके रख सकें, ताकि वो अपने आजू बाजू वो कोई भी प्लेनेट सन के आजू बाजू रिवॉल्व कर सके। सो इसी के कारण जो मैंने आपको पहले पूछा था क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि मून क्यों नहीं अर्थ में फॉल हो जाता, उसका रीज़न भी सेम है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है जो मून को अपने अंदर खींच सके, बट इतना ज़रूर है कि वो मून को अपने आप बॉन्ड करके रख सकें ताकि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को ठोकना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप अपनी अटेंडेंस कैसे दोगे, आप अपना प्यार हमें कैसे जताओगे। एंड हाँ, अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।